अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 31 एंड द टॉपिक इज अबाउट लाइट। सो जो है हम कोशिश करेंगे कि फाइनल टर्म से पहले जो है वो फिजिक्स 101 की जो सीरीज है हमारी जो इसको जो है कंप्लीट कर सके, और जो है वो उसके अलावा जो है न्यूमेरिकल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को जो है उसके रिलेटेड भी जो है हम जो हेल्पिंग वीडियो है वो जो अपलोड करते हैं, और बाकी जो एमसीक्यूज के रिलेटेड भी। तो बस आप जो है इसी तरह वीडियोस को जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई सजेशन हो या कोई पूछना है तो आप एज यूजुअल जो है वो कमेंट्स में जो है वो पूछ लीजिएगा। और अभी हम जो है वो चलो लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो लाइट होती है हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और लाइट का जो सबसे बड़ा जो सोर्सेज है वो सूरज की रोशनी होती है, और जो सनलाइट होती है इसमें डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो वेव्स होती हैं। ठीक है, और हमें डिफरेंट भी हम जितनी भी हम लाइट्स देखते हैं और लाइट्स के कलर देखते हैं वो उनकी फ्रिक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ पे जो है वो डिपेंड करते हैं। और अगर हम इसके यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ लाइट्स की बात करते हैं, तो वो मीटर पर सेकंड में हम इसको जो है वो लाइट को जो है वो मेजर करते हैं। और जो स्पीड की जो वैल्यू होती है लाइट्स की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और हम जितनी भी जो लाइट्स आती हैं, जिस तरह मैंने बताया कि सन से डिफरेंट की लाइट्स आती हैं, उनके एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसे हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम जो है वो स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उसमें जो है वो कितने टाइप्स की जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और वो कौन सी लाइट्स हैं या वो कौन से कलर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं और बाकी को हम ह्यूमन आई हम इंसान नहीं देख सकते। तो इसी तरह ये देखें, आपको जैसे आपको जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो नजर आ रहा है, तो जितनी हमारे पास जो सनलाइट होती है इसमें डिफरेंट कलर की रेडिएशन जो प्रेजेंट होती है। और इसको जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है उसमें, तो इस स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हमारे पास जो है वो माइक्रोवेव्स हैं, उसके बाद रेडियो वेव्स हैं, उसके बाद इंफ्रारेड है, और छोटा सा पोर्शन जो है वो विजिबल रीजन का है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे और गामा रेज है। सो इसमें आप इसको जो है लिखने का सिंपल याद करने का जो मेथड है, जैसे मैंने भी किया, तो सिंपल सा क्या है, एम आर आई, और ये विजिबल छोटा सा पोर्शन है यू एक्स जी। ठीक है, एम से मतलब माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, ये छोटा सा ये हो जाएगा विजिबल पोर्शन, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। ठीक है, सो अब अक्सर जो क्वेश्चन होता है कि यार एमसीक्यू में बहुत सारा पूछा जाता है कि बताएं कि एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है कि अल्ट्रावायलेट की, या गामा रेज की वेवलेंथ ज्यादा है कि इंफ्रारेड की है। तो हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है यार ये डिफरेंशिएट करना कि कैसे याद करें, क्या करें। आपने बस इस तरह याद रखना है कि जैसे हम जो है वो लेफ्ट टू जब हम राइट देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो फ्रिक्वेंसीज है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, तो मतलब फ्रिक्वेंसी लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, फ्रिक्वेंसीज क्या इंक्रीज कर रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी सबसे कम है, रेडियो वेव की उसकी ज़्यादा है, इंफ्रारेड की उससे कम है, उससे ज़्यादा है, फिर विजिबल की ज़्यादा है, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर एक्स रेज की, फिर गामा रेज। मतलब गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और हमें पता है कि जो फ्रिक्वेंसी और जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्स होती है एक दूसरे के। तो इसी तरह जब हम जो है वो जब हम राइट टू लेफ्ट देखते हैं, जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में बहुत पूछा है इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है, मतलब देखें, अब देखिए गामा रेज की जो वेवलेंथ है मतलब वो सबसे कम है ना, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। फ्रिक्वेंसी ज्यादा का मतलब क्या है, एनर्जी ज्यादा है। अब एक्स रेज की उससे ज्यादा वेवलेंथ कम है, अल्ट्रावायलेट की कम, इंफ्रारेड की कम, माइक्रो रेडियो वेव की कम, और माइक्रोवेव की सबसे कम जो है वो वेवलेंथ है। ठीक है, मतलब वेवलेंथ कम है तो उसका मतलब इसकी जो है वो जो होती है एनर्जी है वो ज्यादा है। ठीक है, सो अगेन मैं बता रहा हूं आपको। अब आप देखें हमारे पास जो पोर्शन था इसमें जो है वो ये स्मॉल पोर्शन, जैसे मैंने कहा कि ये विजिबल रीजन का है, तो इसी तरह विजिबल में भी हमारे पास कुछ कलर होते हैं। विजिबल कलर जैसे हमारे पास आपको रेनबो के कलर होते हैं, हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास जो कलर पैटर्न होता है वो हमारे पास होता है कुछ इस तरह का होता है। अब देखें ये विजिबल रीजन में हमारे पास जो रेनबो में कलर होते हैं यही होते हैं ना, रॉक भी मतलब सबसे पहला जो रेनबो में कलर होता है वो क्या होता है, रेड। उसके बाद क्या होता है, ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। इसी तरह जो ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, इसी तरह जी फॉर ग्रीन, और हमारे पास जो है वो बी फॉर ब्लू, आई फॉर इंडिगो,
और V फॉर वायलेट। इस तरह आप एक रेनबो का जो पैटर्न की कलर है वो आपको इस तरह याद कर सकते हैं। एमसीक्यू में अगर आ जाए तो पैटर्न का ये एक का पैटर्न होता है, ठीक है। इसी तरह देखिए इन कलर में भी जो है फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में आता है कि बताएं भाई ब्लू कलर की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है या ग्रीन कलर की ज्यादा है, या ब्लू कलर की वेवलेंथ ज्यादा है या ग्रीन की कलर है, या ब्लू कलर की एनर्जी ज्यादा है कि ग्रीन कलर की एनर्जी ज्यादा है, वहां पे हम फंस जाते हैं फिर, ठीक है। तो इसीलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ ताकि एमसीक्यू भी जब क्लियर हो जाए, क्योंकि 40% पोर्शन जो होता है वो एमसीक्यू से भी आता है। तो देखिए जब हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट जो देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ रही होती है, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी होती है क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने का मैंने मतलब बताया है कि मतलब एनर्जी बढ़ रही है, मतलब रेड कलर की फ्रिक्वेंसी सबसे कम है, ऑरेंज की ज्यादा है, येलो की फिर उससे ज्यादा है, ऑरेंज से ग्रीन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाई, और ब्लू की जो है वो ग्रीन से ज्यादा है, इंडिगो की ब्लू से, और वी की सबसे ज्यादा इंडिगो है। और अगर इनकी जो हम अगर वेवलेंथ की बात करते हैं, और वेवलेंथ हमें पता है कि इनकी क्या हो रही है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी और जो लैम्डा है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। और जो वायलेट होती है इसकी तकरीबन जो है ना वो कोई 400 नैनोमीटर जो है ना इसकी कोई वेवलेंथ होती है, और इसी तरह जो है वो रेड की जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर है, ठीक है। तो रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है और इसकी सबसे कम है वायलेट की, ठीक है। तो इसकी जो है 760 नैनोमीटर है और इसकी में 400 नैनोमीटर होती है। ये चीज मैंने बताना जरूरी थी। और उसके बाद तो इससे ही आपको ये सिंपल यही मेथड है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने की ट्रिक समझ लें, जो भी समझ लें, ठीक है। तो यही ट्रिक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आपको जो पैटर्न भी याद हो जाएगा, इससे फ्रिक्वेंसी भी पता चल जाएगी, लैम्डा भी पता चल जाएगी, एनर्जी भी पता चल जाएगी, ये हमेशा आपको याद रहेगा। और इसमें जो विजिबल कलर होते हैं ये सिर्फ ये पोर्शन है विजिबल रीजन का। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का जो पोर्शन होता है हमारे पास, 400 नैनोमीटर टू 700 ऑलमोस्ट नैनोमीटर जो होता है ये हम जो है वो देख सकते हैं। इतने कि इस वेवलेंथ के दरमियान जो कलर हम इनको देख सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी अल्ट्रा वायलेट है या गामा रेज एनर्जी है हम उनको नहीं देख सकते नेक्ड आई से, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट, एक छोटा सा आर्टिकल है कि रोमर एक साइंटिस्ट था, उसने 1675 में स्पीड ऑफ लाइट कैसे की थी। उसके बाद हम जो है वो रिफ्लेक्शन की तरफ आएंगे। रिफ्लेक्शन के बाद हम जो है वो हमारे जो प्रिज्म है, उसके बाद क्रिटिकल एंगल, और जो लास्ट पे हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल, उनकी तरफ आएंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं कोशिश करूंगा, मुझे बच्चों ने ये कहा कि आप हर चीज डिटेल से बताएं, बेशक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो इसीलिए। सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को जो है मेजर करना चाहा। तो इसके लिए जैसे कि गैलीलियो ने भी जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने जो है वो अपने जो पार्टनर के साथ जो है वो 2 माउंटेन पे गया, और लॉलटेन उसके हाथ में थी। तो उन्होंने कहा था कि एक लॉलटेन मेरे पास होगी, एक दूसरी तुम्हारे पास होगी, तो उसके ऊपर कपड़े से उसको कवर कर देना। तो जैसे ही मैं आपको जो है वो एक इंडिकेशन दूंगा तो आपने ये करना, कपड़ा उठा लेना है, ताकि जो है वो लाइट के जो है मैं डिस्टेंस को मेजर करके मैं जो है वो लाइट और स्पीड जो है फाइंड कर सकूं। लेकिन वो नहीं कर सका, वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि लाइट जो है वो इतनी स्पीड इतनी ज्यादा है कि आपको पलके झपकने से पहले वो पहुंच जाती थी। लेकिन जो है वो रोमन को जो है वो 1675 में जो एक्सपेरिमेंट किया था अर्थ पे, इसने जो वैल्यू दी थी 2.3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ये आज जो मॉडर्न वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया उसके बहुत क्लोजेस्ट है। तो इसीलिए मैंने इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट किया था। तो रोमन ने जो है वो मून एक्लिप्स ऑफ जुपिटर के दौरान जो है वो उसने जो है वो मून को जो है वो ए पॉइंट पे, जैसे डायग्राम पे नजर आ रहा है उसको, जो कि क्लोजेस्ट है। तो उसने जो ऑब्जर्वेशन की थी, उसने ये ऑब्जर्वेशन तब की जब अर्थ जो थी वो जुपिटर के क्लोज थी और जो सन था वो दूसरी साइड पे था, ठीक है। तो और जब जो है वो अर्थ जो है वो दूसरी साइड पे आई इवॉल्व करने की वजह से, तो उसने मून एक्सिस को जो है ऑब्जर्व किया 16.6 मिनट पे, जब वो पॉइंट सी पे जाके पहुंचा। तो उसने ये हमें इंफॉर्मेशन दी, रोमर ने, साइंटिस्ट ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी कि अगर हमें जो है वो ये मालूम हो कि जमीन सूरज से कितने फासले पर है, तो फिर हम सूरज की जो लाइट है, स्पीड है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो कि 2 टाइम डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन बनती है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन से। इस फॉर्मूले से उसने जो फाइंड आउट किया था, और जो कि उसकी वैल्यू आई थी 2.3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड,
ठीक है। और ये वो एक्सपेरिमेंट है जो कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो परफॉर्म किया गया था और जिसने मॉडर्न वैल्यू की काफ़ी क्लोज जो है वैल्यू दी। सो अब हम जो है वो रिफ्लेक्शन को जो है वो स्टडी करेंगे, क्योंकि आगे जितनी भी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्शन के रिलेटेड है। सो आपकी जो हैंडआउट्स में तो ये नहीं था कि, लेकिन मैं रिफ्लेक्शन का और इसकी टाइप्स का जो है बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। जो चीज़ें या जो कलर हम देखते हैं या जो आसमान ब्लू नज़र आता है या जो कलर हमें नज़र आता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। तो उसके लिए फिनोमेना को समझना ज़रूरी है। सो अभी हम जो है रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब भी लाइट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सरफेस है, इस पे जब फॉल करेगी और ये इसी सरफेस से जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, सेम मीडियम में। मतलब ये हमारे पास एक मीडियम है, लाइट इंसिडेंट हुई और करने के बाद इसी तरह यहाँ से अपना पाथ चेंज कर लिया और उनके दरमियान एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ हो गया। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट जब एक जैसे स्मूथ सरफेस शीशे पे हम सूर्य के सामने शीशा रख दें और सूर्य की लाइट मिरर पे पड़ेगी और उसके साथ ही जो है वो अपना पाथ चेंज कर लेगी, ठीक। इसे हम कहते हैं आमतौर पर रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्शन की जो टाइप्स होती हैं वो दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है, जो रिफ्लेक्शन होती है वो स्मूथ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है। जैसे मैंने मिरर की एग्जांपल दी, अगर मिरर से रिफ्लेक्शन जो हो रही है तो वो स्मूथ सरफेस है, तो वो हमें जैसे मैंने बताया कि इस तरह, जैसे आपको डायग्राम यहाँ नजर आ रहा है, जैसे इंसिडेंट बीम आई उसी तरह रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और इसी तरह और जैसे इसकी जो एग्जांपल हमने मिरर दी, और ये क्या कर सकती है, प्रोड्यूस रिफ्लेक्टेड इमेज। सो इट कैन प्रोड्यूस रिफ्लेक्टेड इमेज। जो इमेज हमें मिलती है किसी भी चीज को हम देखते हैं वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, कोई भी चीज, किसी फॉर एग्जांपल हमें जो लीव्स जो ग्रीन नजर आते हैं, जो सनलाइट जब लीव्स पे पड़ती है तो उस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है और लाइट हमारी आंखों में आती है, इसीलिए हमें जो है उसका कलर जो है ग्रीन नजर आता है। अब हम देखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होती है, जो रेगुलर होती है वो स्मूथ से होगी, और जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है वो रफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है। और इस केस में जो इमेज होती है वो प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि लाइट जो होती है स्ट्राइक करने के बाद, जैसे डायग्राम में नजर आ रहा है, वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। इसी वजह से वो हमें जो है वो इमेज नहीं मिलती इस केस में। सो डिफ्यूज जो होती है रिफ्लेक्शन होती है वो रफ सरफेस से होती है ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के, इसी वजह से जो है वो जो इमेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। मतलब जो भी हमें कलर नजर आते हैं या जिन चीज़ों को हम देखते हैं तो वो किस वजह से होती हैं, इवन कि हम अपनी इमेज भी जो देखते हैं मिरर में, वो भी जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की जो है वजह से होती है। सो अब हम देखते हैं कि वाई थिंग्स अराउंड अस अपीयर्ड कलर। Why things around us appeared green? So the reason is that because of reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो हमें चीज़ें हैं वो कलरफुल नज़र आती हैं। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, जो लीव्स हमें जो है वो ग्रीन इसलिए नज़र आ रहा है, जैसे सनलाइट जब ग्रीन से पड़ती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जो हमारा जो लीव्स होता है वो जितनी भी टाइप्स की जो लाइट्स होती है उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है और ग्रीन कलर को एमिट करता है, और लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो लीव्स जो है वो सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और हमारी आंखों में आती है, तो हमें जो है वो इमेज जो है प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जो है वो जो स्काई होता है वो ब्लू नजर आ रहा होता है, स्काई ब्लू नजर आता है रिले स्कैटरिंग की वजह से, ठीक। एक साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था कि जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, और जब सूरज की रोशनी इन डस्ट पार्टिकल पड़ती है तो उस पर रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट होती है वो स्प्रेड हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो ब्लू आसमान जो है वो ब्लू नज़र आता है, उसकी रीज़न ये है कि जो स्काई जो ब्लू नज़र आता है उसमें ये होता है कि जब सूरज की रोशनी डस्ट पार्टिकल पड़ती है तो जो ब्लू कलर है वो स्प्रेड ज़्यादा कर जाता है। ये बात आप याद रखें, जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम है वो ज़्यादा स्प्रेड होगा।
इसीलिए ब्लू कलर जो है ना वो ज़्यादा फैलता आसमान पे, इसलिए हमें वो ब्लू नज़र आता है। और देखें शाम के टाइम देखें, जब आप देखें रेड या ब्राउनिश कलर आ रहा होता है, तो वो उसका मतलब ये कि वो रेड या जो ग्रीन कलर है वो कम स्प्रेड हुए हैं, वो कम फैले हैं एज कम्पेयर टू ब्लू। मैंने पहले भी बताया था कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा, मतलब इसकी जो वेवलेंथ सॉरी कम है, इसकी वेवलेंथ कम है इसलिए ज़्यादा फैलता है और एनर्जी इसकी कम है, ठीक है। तो वेवलेंथ कम होने की वजह से ब्लू कलर ज़्यादा फैलते हैं और हमें जो वो कलरफुल नजर आते हैं। इसी तरह जो डिफरेंट जो है कलर फिल्टर होते हैं, और कलर फिल्टर में ये होता है कि स्पेसिफिक लाइट को आप जो है ना वो गुजार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर हमारे पास स्पेसिफिक कलर ग्रीन फिल्टर है, तो जब हम उस पर लाइट से फॉल कराएंगे डिफरेंट कलर की, तो सब जस्ट ग्रीन कलर ही उसमें से पास करेगा, बाकी नजर ही नहीं आएगा। तो इस तरह ना ये जो है ना बिहेव करते हैं। सो होपफुली जो है वो आपको जो है वो अंडरस्टैंड हो गया कि हमें आसमान जो स्काई है ब्लू इसी नजर आता है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो ज्यादा स्कैटर करता है। इसकी रीजन ये है कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, इसलिए वो ज्यादा जो है वो स्कैटर करता है। सो जो नेक्स्ट हमारा जो है जो इम्पोर्टेंट इसमें जो टॉपिक है वो ये है कि प्रिज्म, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे प्रिज्म की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, और ये प्रिज्म की जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको मिस नहीं करना, ठीक है। सो जो प्रिज्म हमारे पास होता है ये ग्लास का जो है वो बना होता है, और इसकी जो है ना एक हमारे पास जो है एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम होती है, दो प्लेन होते हैं, एक इसमें हमारे पास जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट आती है और एक से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और जो हमेशा जो प्रिज्म जो होता है वो ऑलवेज बेंड करता है रेज ऑफ लाइट टूवर्ड इट्स बेस, ये इसका बेस होती है, ठीक है। बेस जो है ना डिफरेंट कलर्स की होती हैं, कुछ की ये इसी बेस पे ही जो है वो हम जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो प्रिज्म की जो है वो टाइप्स कितनी है, ठीक है। तो ये जैसे आपको साफ नजर आ रहा है, स्क्वायर प्रिज्म में उसकी जो बेस स्क्वायर होगी, रेक्टेंगुलर में वो उसकी बेस उस टाइप्स की है, तो डिपेंड अपॉन की बेस पे हम जो है वो प्रिज्म को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो प्रिज्म जैसे मैंने बताया कि ये ग्लास को होता है, इसकी जो है वो दो रिफ्लेक्टेड बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस मेल्टिंग ईच अदर अलोंग अ स्ट्रेट एज, ठीक है। ये इसके एज होते हैं, और इसी से जो है ट्रांसपेरेंट है, और लाइट यहाँ से एंटर होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन लाइट बेंड भी होगी। तो ये वर्किंग जो है हम इसकी जस्ट जो है वो आगे देखेंगे, ठीक है। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके रिफ्लेक्टिंग प्लेन, और ये जो प्रिज्म का ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, इसको हम जो जब लाइट यहाँ से पास करते हैं तो रिफ्लेक्टेड है, ये हम इसकी जो है ना वर्किंग में डिस्कस कर देते हैं। और एक और जो डायग्राम जो मैंने अभी नहीं बनाई इसको मैं बता दूं, एक होती है रेगुलर प्रिज्म, ठीक है। रेगुलर प्रिज्म में वो होता है कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, आई थिंक, हाँ, जिसमें आइसोसेलेस मतलब ऐसी ट्रायंगल प्रिज्म का जिसमें जो है वो तीनों के एंगल जो है ये भी एंगल 60 का हो, ये भी एंगल 60 का हो, और ये वाला एंगल भी क्या हो 60 का हो। तो ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहते हैं, रेगुलर प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये आई थिंक आइसोसेलेस जो है वो ट्रायंगल होती है। अब हम इसकी जो वर्किंग पे देखते हैं, और वर्किंग के लिए जो डायग्राम में बताऊंगा आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो आप अपनी वर्डिंग में जो है इसको लिख सकते हैं और जो है एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो जो फैक्टर है वो मैं लिखूंगा, तो ये आपने अच्छे से याद करना है। ये एमसीक्यूज और अक्सर शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर ही आ जाता है, ठीक है, और ज़्यादातर एमसीक्यूज में ही आते हैं इसके फैक्टर। सो प्रिज्म हमने जैसे देखा कि वर्किंग देखते हैं उसकी, प्रिज्म में हमारे पास मैंने कहा था कि वो हमेशा ग्लास का बना होता है, और ये इसके बाद रेयर मीडियम मतलब लाइटर डेंसिटी, एयर की डेंसिटी कम होती है, और ये ग्लास है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो देखो हमने जो है रिफ्रैक्शन हमने जैसे पढ़ा हुआ है कि रिफ्रैक्शन हमारे पास होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है लाइट, वो चेंज कर लेती है। चेंज इसलिए करती है कि वो एक लेस डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही होती है, इसीलिए वो अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेती है। और अगर हम फॉर एग्जांपल ये रेज ऑफ लाइट है, ये लाइट अगर जा रही है, और अगर लाइट के सामने अगर प्रिज्म लिखेंगे तो लाइट सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसके आगे फॉर एग्जांपल हम ये प्रिज्म रख देते हैं, तो लाइट अपना यहाँ से पास होने के बाद अपना पाथ जो है वो लाइट यहाँ से एंटर हुई और यहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद अपनी लाइट पाथ चेंज कर लिया, तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट का पाथ जो है वो चेंज कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे इंसिडेंट रे जो है वो, जैसे एक इंसिडेंट रे एक लाइटर मीडियम से एयर से जब प्रिज्म पे फॉल करती है, तो होता यह है कि जब जो है लाइट जो है वो रेयर मीडियम से जो है एयर से जब प्रिज्म पर जो है वो
फॉल करेगी तो होना तो ये चाहिए था, अगर प्रिज्म ना होता तो ये लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे जो है वो ट्रेवल करती। तो यहाँ पे जब भी लाइट जो है वो प्रिज्म पे फॉल करेगी उसके साथ एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ होगा। और इससे हम देखते हैं कि जो लाइट है जब रेड से डेंसर मीडियम में जो कि ग्लास का बना है उसमें जाती है तो वो बैंड होती है टूवर्ड द मीडियम, टूवर्ड द नॉर्मल। हमेशा आपने बात याद रखनी है, जब भी लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी वो टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी, और जब भी लाइट जो है वो डेंसर से लाइटर मीडियम में या रेयर मीडियम में जाएगी वो अवे द नॉर्मल जो है वो बैंड होगी। ठीक है, तो अब यह लाइट यहाँ करने के बाद जब लाइटर से डेंसर में गई, हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा कि वो लाइट क्या होती है, बैंड हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। ठीक है, अब जब यहाँ पे आने के बाद लाइट ने अगेन जो है वो यहाँ पे आके क्या किया, इसकी सेकंड प्लेन से इसको जो है वो फॉल करती है। टकराने के बाद अगेन यहाँ पे प्रिज्म वो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ से करने के बाद अगेन अपना ये पाथ चेंज कर लेती है। अगेन ये देखें, ये डेंसर से अब लाइट जो है वो रेयर मीडियम में जा रही है, लाइट में जा रही है, अब ये अवे द नॉर्मल होगी। ठीक है, अब देखें लाइट का पाथ इस तरफ लाइट जा रही थी। ठीक है, अब लाइट हमें कहाँ पे हो रही है, अब यहाँ के बाद यहाँ इस तरफ जा रही थी, लेकिन हमें कहाँ पे मिल रही है अब लाइट पर। देखो ये पाथ क्या हो गया, इस तरह, फिर ऐसे थोड़ा सा बैंड हुआ और फिर अब नीचे की तरफ बैंड हो गया। तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट को जो वो बेंड कर देता है। और ये हमारी जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, और ये जो मिड वाला पोर्शन होता है जहाँ पे लाइन या रे रिफ्रैक्ट हो रही है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, और इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इसे हम कहते हैं एमर्जेंट रे। और ये जो एंगल जब रेयर लाइट जो है वो रेयर से डेंसर में जाती है तो इंसिडेंट एंगल, और ये जो एंगल बनता है हमें इसे एमर्जेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, और आपने हमेशा याद रखना है कि जो प्रिज्म होता है वो हमेशा बेंड करता है रे ऑफ लाइट को टूवर्ड इट्स बेस। आप देखें ये लाइट जब यहाँ से फॉल करने के बाद किसकी तरफ बेंड हो रही है, अपनी बेस की तरफ जो है वो बेंड हो रही होती है। ठीक है, हमेशा ये प्रिज्म को अपनी लाइट को बेंड करता है टूवर्ड इट्स बेस, ये याद रखना आपने। ठीक है, और इसकी टू प्लेन्स होती है, जो रिफ्लेक्शन होती है या ये जो रिफ्लेक्शन होती है लाइट्स की, ये जो है इसकी प्लेन से होती है प्रिज्म की हमेशा। ये भी लास्ट टाइम जो क्विज में है। अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। एंगल ऑफ डेविएशन हमें ये बताता है कि कितनी लाइट जो है वो बेंड हुई है। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हम जो है उसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। इसके बाद हमने जो है वो स्टडी करना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, और उसके बाद हम जो है इसको वाइंड ऑफ कर देंगे लेक्चर को। चलिए हम देखते हैं अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन हमें ये बताता है कि लाइट जो है वो कितनी बेंड हुई है। सो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, अगर डेफिनेशन इसकी देखते हैं तो एंगल होता है बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड एंड एमर्जेंट रे प्रोड्यूस बैकवर्ड। ये देखिए हमारे पास ये अगेन ये हमारे पास इंसिडेंट रे और ये हमारे पास जो है वो एमर्जेंट रे है। इनके दरमियान जो एंगल जो बनता है उसे हम जो कहते हैं वो एंगल ऑफ डेविएशन। यही बताएगा ना कि कितनी ज़्यादा ये देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये क्या एमर्जेंट रे है, तो यही हमें बताएगा। इनके देखो बेंड में कितना डिफरेंस है, ये इस तरफ लाइट जा रही है, यहाँ से बेंड हो रही है, तो यही एंगल बताता है कि एंगल ऑफ इसी को एंगल ऑफ डेविएशन बताता है हमें कि कितनी लाइट जो है वो बेंड हुई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब हम इसके फैक्टर देखेंगे। सो एंगल ऑफ डेविएशन जिन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो 5 फैक्टर्स होते हैं कि लाइट जो है प्रिज्म से कितनी बेंड हो गई, इन 5 फैक्टर पर डिपेंड करती है। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस ग्लास कोई भी मटेरियल जिसके फॉर एग्जाम्पल ग्लास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, नंबर ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म का एंगल क्या बन रहा है, टेम्परेचर, एंगल ऑफ इंसिडेंट, लाइट जो प्रिज्म पे फॉल कर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट प्रिज्म पे फॉल कर रही है उसका एंगल क्या है। ये इन 5 फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करेगी। अब हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम कहते हैं n=c/v। ठीक है, यानी कि ये हमने देखा कि ये रेशियो होती है दो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
ये सी का स्पीड ऑफ लाइट और ये या रेड मीडियम या स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो आपने याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने यहाँ पे मैंने एन से ये ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो इसको यूँ जो है ना आपने ईटा या एन की तरह यूँ लिखा होता है, ठीक है। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास जब एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन का ना इस तरह का कोई साई की तरह एक साइन होता है, ठीक है। तो मैं इसकी शॉर्ट इस तरह लिखूंगा, ज़रा थ्योरी नहीं लिखूंगा, याद करना भी आसान होगा आपको ये पॉइंट्स। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा किसी सब्सटेंस का उतनी ही उसमें जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा है तो इसका मतलब लाइट बेंड भी ज़्यादा हो रही है, इसीलिए जो है वो वाटर में लाइट और बेंड होगी और जो है वो ग्लास में और बेंड होगी, स्टील में और मतलब ग्लास में और तरह की और वाटर में और तरह की बेंड होगी, ठीक है। तो अगेन जो है अब जो सेकंड है वो क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। सो इसमें भी एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी ज़्यादा होगा। तो आपने जो है ना वो ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो लाइट ज़्यादा बेंड होगी। एंगल ऑफ प्रिज्म जितना ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो लाइट ज़्यादा बेंड होगी। अब हम देखते हैं कि जो है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को जब ज़्यादा कर देते हैं तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो किसी भी जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। वो पार्टिकल दूर मूव करना शुरू करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। यानी टेम्परेचर को जब हम जो है वो इसको ना मार्कर चेंज करते हैं, तो जब हम टेम्परेचर को जो है टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की वो क्या हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी। वो मैंने बता दिया क्यों लेस है, तो पार्टिकल दूर मूव हो जाएंगे। डेंसिटी लेस होने की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे पास, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से जो एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो मतलब ये अगर हम मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा और लाइट कम बेंड होगी। देखो मैंने पहले बताया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो मतलब एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा है। टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम हो जाएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लाइट कम बेंड होगी। अब एक और चीज़ है इंसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ जो है वो इंसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको हमने ध्यान से समझना है। इसमें क्या होगा कि हम देखते हैं कि जब इंसिडेंट एंगल जो होता है, जब जो आई फॉर इंसिडेंट एंगल, अच्छा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हम देखते हैं कि जब ये बढ़ता है स्टार्ट में, एंगल ऑफ इंसिडेंट जब बढ़ेगा स्टार्ट में, तो जो हमारे पास जो है, इसको इससे लिखता हूँ, ठीक है, तो वो ताकि जो ना इजी रहे। तो हमारे पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होता है, कम होता है। यहाँ बड़ा अजीब सिस्टम है, लेकिन ये क्या है, एट जो है वो स्टार्ट पे है। जब स्टार्ट में क्या होता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो बढ़ता है तो एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो जब टाइम पास होता है तो क्या होता है, जब दोबारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जब हम बढ़ाते हैं तो इस केस में जो है वो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट अगेन आपने जो है वो बढ़ाया तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि यार जो पहले जो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा था, मतलब पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल बढ़ाने की वजह से, फॉर एग्जांपल ये फिर से मैं कैसे बताऊंगा यार, ये देखो अगेन, ये देखो आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये आप बढ़ा रहे हो, ये आप एंगल बढ़ाते इंसिडेंट बढ़ाते जा रहे हो, तो ये लाइट क्या हो रही है, यूं बनाने में जाए यूं कम बेंड हो रही है, ठीक है, ये कम बेंड हो रही है। और आप थोड़े टाइम बाद देखते हो कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ाते हो तो ये लाइट क्या होती है, ये ज़्यादा बेंड करना शुरू हो जाती है या इस जगह पे आ जाती है। ये अब होपफुली समझ आ रही हो, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंट आपने बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन जो था वो क्या होना शुरू हो गया,
अब वो भी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, इसको ना ग्राफ की वजह से जो है ना आपको जो है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहीं पे छोटा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना ये एक जो है ना वो ग्राफ है, होपफुली आपको क्लियर होगा यहाँ से। तो ये ग्राफ बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन के दरमियान। तो स्टार्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं तो ये एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, कम होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और ये जरूरी नहीं कि फॉर एग्जांपल ये 41 पे है तो ये नहीं, कोई भी वैल्यू इसकी जो वो हो सकती है। ठीक है, और जब अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंट हम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि यार ये इस तरह क्या होता है, इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये वैल्यू आप तो समझाने के लिए बताया कि ग्राफ हमेशा यूं बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट का। ठीक है, कि स्टार्ट में क्या होता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं तो डेविएशन कम होती है। थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि जब अगेन हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी बढ़ता है। मतलब शुरू में जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ाएंगे तो लाइट कम बैंड होती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस एंगल से लाइट फॉल करी प्रिज्म पे, जब उसको मजीद बढ़ाते हैं तो वो लाइट बैंड भी ज्यादा होती है। अब है वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो इसमें आपने एक चीज ध्यान रखना है कि जो सी वाइट लाइट होती है वो बैंड ज्यादा होगी। आसान लफ्जों में अगर बताऊं, अगर जो वेवलेंथ है, अगर जो लैम्डा है वो मिनिमम है, अगर आपके पास जो लैम्डा है वेवलेंथ है वो मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम है, तो आपके पास जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये इनवर्स रिलेशन है। इस तरह मैंने आपको जैसे बताया था ना कि हमारे पास ये देखो वो रॉक वेव पैटर्न विजिबल लाइट का, जैसे तो ये रेड और ये वायलेट है, तो वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो फॉर एग्जांपल 400 नैनोमीटर है और रेड की जो है वो 760 जो है वो नैनोमीटर है। तो हम कहेंगे जो हमारे पास जो वायलेट है इसकी वेवलेंथ कम है, तो ये इसमें लाइट जो है वो ज्यादा बैंड होगी, इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। और जो रेड कलर है उसकी जो वेवलेंथ ज्यादा है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, यानी लाइट कम बैंड होगी। अगर हम प्रिज्म पे रेड लाइट फॉल करवाते हैं तो वहां पे जो लाइट कम बैंड होगी एज कंपेयर टू वायलेट, वायलेट सबसे ज्यादा बैंड होगी और लाइट सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये वो फैक्टर है जिन पे जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिपेंड करता है कि जब लाइट प्रिज्म पे फॉल करती है तो कितनी बैंड होती है। ये 5 फैक्टर पे जो है डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये इस तरह क्वेश्चन जो है ना वो आपको एमसीक्यूज और पेपर में बहुत सारे आते हैं। अगर आपको जो फैक्टर अच्छे से याद है तो आप कोई भी जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो देखेंगे कि स्टडी करेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देख के जो ना आर्टिकल हम जो है वो खत्म कर देंगे। आज का लेक्चर काफी लेंथी हो रहा है। ठीक है, लेकिन इस आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें थी इसलिए। सो अब हम जो है वो रिफ्रैक्शन को, क्रिटिकल एंगल को और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को जो है ग्राफ की मदद से हम समझेंगे तो हमें जो है वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए रिफ्रैक्शन में जैसे मैंने पहले बताया था कि जो लाइट होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। जब एक मीडियम से लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो अपना पाथ चेंज करती है। उसकी रीजन जो होती है कि दोनों मीडियम में डेंसिटी का फर्क होता है। डेंसिटी की वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज हो जाती है। जब वो चेंज होती है तो अपना पाथ क्या करती है, चेंज कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो लाइट जो है वो एक लाइटर मीडियम एयर से जो है वो एक ग्लास में जब एंटर होगी तो वो अपना पाथ इस तरह चेंज कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह के जो पाथ चेंज करने को उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन हो रही होती है। तो इसमें जो लाइट होती है वो बेंड होती है टूवर्ड द नॉर्मल, जिस तरह मैंने पहले बताया था। अब देखिए सेकंड केस में ये भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है। अब इसमें केस में ये हो रहा है कि जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम से, जो है वो लाइटर मीडियम में लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अब इस केस में हम देखते हैं ये होता है इंसिडेंट एंगल और ये होता है इसका जो है रिफ्लेक्टेड जो है वो एंगल। ठीक है, तो लाइट क्या हो रही है, जब लाइट इंसिडेंट से डेंसर से लाइटर मीडियम में जाएगी तो वो अवे द नॉर्मल जो है वो ट्रेवल करेगी। अब देखें इसी में हम जो है क्रिटिकल एंगल को जो है समझते हैं। अब देखें
जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाएंगे तो रिफ्रैक्शन भी क्या होगी, वो भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे जो जो आप इसको एंगल ऑफ यूं बढ़ाते जाएंगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट आप इंक्रीज करते जाएंगे, इस तरह चेंज करते जाएंगे, तो ये रिफ्रैक्शन भी चेंज होती जाएगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो अगर एक टाइम आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते बढ़ाते ये जो रेड लाइन जा रही है ये कहाँ पे चली जाएगी, ये यहाँ पे चली जाएगी, अलोंग द लाइन ट्रेवल करना शुरू हो जाएगी। किस एंगल पे, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इंसिडेंट एंगल पे हम चेंज करते करते जब रिफ्रैक्टिव एंगल 90 का हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। क्रिटिकल एंगल में जो रिफ्रैक्टिव एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 होगा। मतलब जो लाइट है वो अलोंग द लाइन जो है वो ट्रैवल करना शुरू होगी है। अब इसी तरह जब एक लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से यानी कि ग्लास से जो है वो अगेन जो है वो ट्रैवल कर रही है लाइटर मीडियम में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट हम इतना इंक्रीज कर देते हैं तो इस केस में क्या होता है कि जो लाइट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है मैं इसको जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है मैं बढ़ाता जा रहा हूँ और ये रिफ्रैक्टिव एंगल क्या डिक्रीज होता चला करता है, बढ़ाता जाऊंगा डिक्रीज करता जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये लाइट जो है वो अपने ही मीडियम में जो है वो वापस आना जो है आ जाएगी। ठीक है, मतलब जब लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंट आप इतना इंक्रीज कर दें कि जो रिफ्रैक्टिव जो रेज है वो दूसरे मीडियम में जाने के बजाय अपने ही मीडियम में वापस आ जाए, इस तरह का जो केस होता है हम इसको क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल से। ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव एंगल से ग्रेटर होता है, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप देखना कि ये जो नॉर्मल होते हैं अगेन इसी तरह जैसे प्लॉटेड गई थी, तो ये हमारे पास जो है वो क्रिटिकल एंगल की आपको समझ आ जाएगी, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की, ग्लास की वजह से इसकी जो एप्लीकेशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं, उसमें यही होता है ना कि जो लाइट्स के जो सिग्नल होते हैं वो ड्रॉप नहीं होते। इसी वजह से जो फ्रिक्वेंसी वायर के इस एंड पे है हमें वही लाइट की फ्रिक्वेंसी दूसरे एंड पे मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको लेक्चर समझ आएगा और कुछ आपने इसके रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर जो है वो अगेन ये लेंथी लेक्चर बना है मेरा सबसे ज़्यादा फिजिक्स 101 का, लेकिन यही डिमांड थी कि आप हर चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करें ताकि हमें जो है वो MCQs के लिए आसानी हो। और मैं कोशिश करूँगा कि जो इसके साथ जो 31 to 34 लेक्चर के या 33 के जो न्यूमेरिकल भी साथ जो है अपलोड कर दूँ। अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।